हेलो दोस्तों, सभी का गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम जो अपन टेंसर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो टेंसर चैप्टर में लगभग 3 क्लास अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन 4th क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, तो होमवर्क क्या था वो आपको ध्यान रखना है कि वो होमवर्क क्या था। तो शायद तक बहुत जनों ने कोशिश की होगी, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, किसी ने रिप्लाई किया नहीं है। तो आज उसी क्वेश्चन से मैं अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि ए के म्यू जे न्यू डी संकुचन के लिए निश्चित भौतिक राशि है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना कि जो संकुचन का नियम था या संकुचन का टेंसर, यानी जिसे क्या बोलते हैं अपन, संकुचन का नियम, तो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जो मैंने बताया था संकुचन का नियम, उसमें क्या होता है अपने पास, संकुचन के नियम में ये होता है कि जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। तो वही क्या कहलाता है, अपना संकुचन का नियम कहलाता है। तो इसका एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था, जो क्या था, एक बार संकुचन यानी एक बार कॉन्ट्रेक्शन करके था। तो इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, या फिर अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लो। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लो ऑफ टेंसर यानी टेंसर का संकुचन का नियम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बुक में ढूंढोगे तो कॉन्ट्रैक्शन के नाम से होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूफ करना है कि मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि, यानी सबसे पहले तो आपको प्रूफ क्या करना है वो दिमाग में आ जाना चाहिए। सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदिश यानी मिक्स्ड टेंसर की बात कर रहा है, क्योंकि ये देखो सुपर सब स्क्रिप्ट में भी है, सुपर स्क्रिप्ट में दोनों में है। तो ये क्या अपने पास मिक्स्ड टेंसर है। तो अपन लिख सकते हैं मिश्र प्रदिश भौतिक राशि द्विसंकुचन के लिए, यानी कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन करना है, कितनी बार संकुचन करना है, 2 बार। कितनी बार करना है, 2 बार। तो 2 बार जब संकुचन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, इनवेरिएंस आनी चाहिए, यानी निश्चित आनी चाहिए। तो अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो ये प्रूफ कैसे होगा, यानी सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ ये करना है कि मैं मान लेता हूँ कि इसके यदि सॉल्यूशन में अपन को 2 टर्म आनी होगी, एक तो एस निर्देश तंत्र में, एक एस डैश में, यानी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में, दूसरे किस में, एस डैश में। तो ये देखो यहाँ ये किस में लिखी हुई है, माना कि एस निर्देश तंत्र में जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास, ए के म्यू जे न्यू। ठीक है, ऐसे में एस डैश में मान लेता हूँ ये क्या होगी अपने पास, ए बार पी क्यू और आर एस। ठीक है, तो इसमें आप 2 लाइन लिख दीजिए, माना कि सॉल्यूशन करके 2 लाइन लिख दीजिए जो ये अपन लिख रहे हैं। माना कि एस निर्देश तंत्र में चतुर्थ कोटि का मिश्रित प्रदेश, माना कि एस निर्देश तंत्र में चतुर्थ कोटि का मिश्रित प्रदेश ए जे, ये वाली टर्म लिख लो, ए के म्यू और जे म्यू है, ए के म्यू जो और जे म्यू है, माना कि एस निर्देश तंत्र में चतुर्थ कोटि का मिश्रित प्रदेश एक के म्यू और जे न्यू है, ये वाली टर्म है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में ए बार पी क्यू आर एस है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में ए बार पी क्यू आर एस है। अतः रूपांतरण समीकरण से अब देखो रूपांतरण समीकरण क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखना होगा। तो रूपांतरण समीकरण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो शायद अब तो आपको आ जानी चाहिए, याद भी हो गई होगी कि रूपांतरण समीकरण कैसे लिखते हैं, किस किस फॉर्म में लिखी थी अपन ने। मिक्स्ड की भी लिखी है और कॉन्ट्रावेरिएंट की भी लिखी है और कोवेरिएंट की भी लिखी है, तो आपको याद ही होगा ये तो देखो इसमें कौन सा मिक्स्ड टेंसर है, एस डैश की टर्म पहले लिखी है, तो ए बार पी क्यू आर एस। ठीक है, इसकी और इधर क्या आएगा अपना, जो ये वाली टर्म है ए के म्यू और साथ में जे न्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखती है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लेंगे, जो नीचे उसको नीचे। तो डेल एक्स पी डेल एक्स बार क्यू, यहाँ आ जाएगा डेल एक्स बार आर और यहाँ आ जाएगा डेल एक्स बार एस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स पी के, ये वाली टर्म नीचे आएगी, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स जे और डेल एक्स क्या आ जाएगा, न्यू। ठीक है, अब अपन को क्या प्रूफ करना है, देखो यहाँ पे द्विसंकुचन के लिए प्रूफ करना है कि इनवेरिएंस होता है। इनवेरिएंस का मीनिंग है कि इन चारों टर्म की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1 आनी चाहिए। यानी जो इनवेरिएंस क्या होता है, एस और एस डैश में इक्वल, यानी इनवेरिएंस का मीनिंग ये होगा कि ए बार पी क्यू
आर एस इज इक्वल टू ए के म्यू न्यू और जे न्यू, ये क्या आ जाने चाहिए अपने पास, इक्वल आ जाने चाहिए। पर ये द्विसंकुचन के लिए, तो द्विसंकुचन के लिए इसमें दो टर्म बराबर होगी, इधर के म्यू है तो इधर भी के म्यू होगा, इधर पी क्यू हो तो इधर भी पी क्यू होगा। तो वो अपन प्रूव करते हैं एक एक संकुचन का नियम लेके, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, एक बार कॉपी पेन को रख दीजिए, लिखने के लिए मैं प्रॉपर आपको टाइम दूंगा, उसमें लिखना है। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें यदि मैं करता हूँ, एक बार संकुचन का नियम लगाता हूँ, यानी संकुचन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉ, तो संकुचन का एक बार मैं नियम लगाता हूँ, उसमें मैं लगा लेता हूँ म्यू इज इक्वल टू, क्या लगा दूँ, न्यू, यानी जहाँ पर न्यू है वहाँ अपन क्या लिख देंगे, म्यू, ठीक है। तो ये लिख हो जाएगा ए पी क्यू आर एस इज इक्वल टू डेल एक्स बार पी डेल एक्स के, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें डेल एक्स बार क्यू, इसमें डेल एक्स म्यू, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें क्या होगा डेल एक्स जे, इसमें होगा डेल एक्स बार आर, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, केवल इसमें, यहाँ पे न्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स म्यू अपॉन में डेल एक्स बार एस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा ए क्यू म्यू, जे की जगह क्या आ जाएगा जे, और न्यू की जगह क्या आ जाएगा म्यू। तो एक टर्म तो ये चेंज हो गई। अब क्या करना है, देखो अब दूसरे बार एक संकुचन का नियम तो क्या लगा लिया अपन ने, ये वाला लगा दिया। अब एक और नियम लगाना है, दूसरा क्या लगाना है, तो दूसरा भी अपन लगाएंगे। तो देखो एक टर्म तो क्या आ गई अपनी, ये आ गई। यदि दूसरा संकुचन का नियम लगाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉ एक बार और लगाते हैं, क्योंकि इसने कितनी बार बोला, डाई, यानी दो बार बोला है। तो संकुचन का नियम क्या लगाएंगे, के इज इक्वल टू जे, ठीक है। क्योंकि देखो एक टर्म सेम हो गई, दूसरी भी सेम करनी है, तो के इज इक्वल टू जे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास ए बार पी क्यू आर एस इज इक्वल टू डेल एक्स बार पी की जगह पी, ऐसे के है तो के तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो डेल एक्स के, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अपना डेल एक्स बार क्यू, जो म्यू है तो म्यू ऐसे का ऐसे रहेगा, तो डेल एक्स म्यू, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अपना डेल एक्स जे, अब देखो जे की जगह क्या हो जाना चाहिए, अपना के हो जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा के अपॉन में डेल एक्स बार आर, और ये हो जाएगा डेल एक्स म्यू अपॉन में डेल एक्स बार एस, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके लिखता हूँ। अब देखो कैसे एक एक टर्म को मैं क्रॉनिकल डेल्टा से क्या करता हूँ, इसको वन करता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं एक्सचेंज करके लिखता हूँ, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए बार पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, ये इसको मैं एक्सचेंज करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, जो बार बार वाली टर्म है उसको एक साइड और जो नॉर्मल है उनको एक साइड, तो यानी डेल एक्स बार पी, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स बार आर, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स बार क्यू, इसको लिख सकता हूँ इसके नीचे डेल एक्स बार एस, इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स के, और इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स के, और एक को लिख सकता हूँ डेल एक्स म्यू, डेल एक्स म्यू। और इधर अपन एक टर्म रह गई अपनी जो ये वाली चल रही थी ए के म्यू के म्यू, ठीक है। अब इनकी वैल्यू 1 करनी है, तो देखो आप जानते हो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, तो क्या दे रही है, पहले से 1 दे रही है, यानी ये वाली टर्म अपन जानते हैं कि ये वाली टर्म क्या होती है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ डेल के इज इक्वल टू डेल म्यू म्यू, ये तो अपन क्या जानते हैं 1, किसके, क्रॉनिकल डेल्टा से, कहाँ से, क्रॉनिकल डेल्टा से, ठीक है। तो ये दो टर्म तो क्या हो गई 1। अब अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे आ जाएगा ए पी क्यू आर एस डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार आर डेल एक्स बार क्यू और डेल एक्स बार एस, ये तो क्या हो गई 1 1, और ये साथ में ए वाली टर्म आएगी वापस, तो ए के म्यू, तो ये हो जाएगा ए के म्यू और के म्यू, ठीक है। अब देखो ये वाला तो सेम हो गया। अब इनको भी क्या करना है, अपन को 1 करना है, तो क्रॉनिकल डेल्टा से ये 1 कब होगा, क्योंकि अपन को क्या करना है, इनवेरिएंस प्रूफ करना है, तो एक एक टर्म को अपन ने 1 बना दिया। अब ये दो 1 कैसे होगी, जब यहाँ पे एक बार और क्रॉनिकल डेल्टा लगेगा, लगाना ही पड़ेगा, पी इज इक्वल टू आर लेंगे और क्यू इज इक्वल टू एस लेंगे, यानी क्रॉनिकल डेल्टा से क्या लेंगे, देखो डेल पी क्यू पी और आर है, तो वहाँ पे अपन क्या लेते हैं, यदि पी बराबर आर हो जाए तब तो 1 लेंगे, पी नॉट इक्वल टू आर हो तो क्या लेंगे 0। एक तो ये वाला नियम लगाएंगे, दूसरा क्या लगाएंगे, डेल क्यू और एस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, जब क्यू बराबर एस हो तो 1, बाकी क्या होगा 0, ठीक है। तो ये दोनों केस लगाएंगे, जब भी ये टर्म क्या होगी 1 होगी, तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करें अपन,
ए पी क्यू आर। अब देखो जो आर की जगह क्या करना है, पी कर ले तो पी कर लिया, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा नेम लगाया, एस की जगह भी क्या कर ले, क्यू कर ले तो क्यू कर लिया, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1। ये टर्म यदि मैं बनाना चाहूँ तो कन्वर्ट करके क्या बन जाएगी 1। देखो कैसे बनेगी, आर की जगह पी करना है तो डेल एक्स बार पी, यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एक्स बार क्यू था तो इसकी जगह क्या हो जाएगा डेल एक्स बार एस। ठीक है, ये 1 और ये क्या हो जाएगा ए के म्यू और ए के म्यू। तो इसको देखो क्या कर सकते हैं अपन, ए बार पी क्यू इज इक्वल टू ये क्रॉनिकल डेल्टा बन जाएगा पी पी, ये इसमें देखो एस की जगह क्या अपन ने क्यू कर दिया तो ये क्या होगा क्यू, तो क्यू तो इनकी वैल्यू क्या होगी पहले से 1 होगी। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा अपने पास, ए बार पी क्यू इज इक्वल टू ए के म्यू, यानी सबकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और ये अपना क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो जब अपन ने इसकी स्टार्टिंग की तो ये कितने ऑर्डर का था, यहाँ से भी बताओ ये वाली क्वेश्चन कितने ऑर्डर की थी, ये इसका ऑर्डर कितना था 4, पर जब अपन ने इसको इनवेरिएंस प्रूव किया तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 0, यानी अपन कह सकते हैं कि जब अपन ने स्टार्ट किया था यानी इनवेरिएंस नहीं था तब तो इसका ऑर्डर कितना था 4, जब इनवेरिएंस है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। और ये ध्यान रखना कि इनवेरिएंस में हमेशा ऑर्डर के 0 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा यदि आंशिक अवकलन यानी डिफरेंशियल की टर्म आती तो 1 होता है, यहाँ पे टर्म तो एक भी नहीं है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपना इनवेरिएंस हो जाएगा। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लिख दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, ये अगर डायरेक्ट आप वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इससे जो पहले वाली क्लास है वो पहले देखना फिर इसको देखना। ठीक है, पहले वाली यदि नहीं देखी तो। लिखने की थोड़ी स्पीड रखना। लिख दिया तो चले आगे। इसके लास्ट में लिख लेना, अतः स्पष्ट है कि यहाँ अवकलज का पद उपस्थित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ अवकलज का पद उपस्थित नहीं है या अवकलन का पद उपस्थित नहीं है। अतः यह शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि को व्यक्त करता है। अतः यह शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि को व्यक्त करता है।
अतः यह शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि को व्यक्त करता है। शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि में कौन सा टेंसर होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट या मिक्स्ड, कौन सी की टर्म है ये, मिक्स्ड की टर्म है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि जिसका ऑर्डर क्या हो, जीरो हो। मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, जिसका ऑर्डर क्या हो अपने पास, जीरो हो, वो अपने पास कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, स्केलर होती है, अदिश भौतिक राशि होती है। आप पहले से जानते हो, ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं। तो चलो चले आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट लगाइए, प्रदिशों का आंतर गुणन। क्या लगाना है, प्रदिशों का आंतरिक गुणनफल, यानी इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इसके पहले अपन ने पढ़ा था आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर, यानी बाह्य गुणन। अब अपन बात कर रहे हैं उसके नेक्स्ट गुणनफल की, यानी अपने पास जो मल्टीप्लिकेशन का वो दो टाइप से किया था। एक तो देखो एडिशन के लिए पढ़ा था, एक माइनस के लिए पढ़ा था। दूसरा अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें अपन ने पढ़ा था बाह्य मल्टीप्लिकेशन। अब अपन पढ़ रहे कौन सा, आंतरिक मल्टीप्लिकेशन। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो बाह्य वाला था उसमें जो दो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कोई भी टेंसर होता है तो वो क्या होता है, दोनों एक ग्रुप में ही मल्टीप्लाई होता है। यानी ये क्या अपने पास ए पी क्यू है, दूसरा क्या है बी पी क्यू, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए अपना सी पी क्यू, इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। यानी जो मिक्स्ड है तो मिक्स्ड का मिलेगा, कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट, कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ये दो स्टेप में होता है। फर्स्ट तो क्या होगा, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉर्मल यानी जो आउटर मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, आउटर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेप तो इसकी ये होगी। और इसके बाद इसमें क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसमें लगता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉ। क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉ, यानी संकुचन का नियम। क्या लगता है, संकुचन का नियम। तो इसमें ये दो तरह के स्टेप रहती है। फर्स्ट क्या होता है, आउटर मल्टीप्लिकेशन होता है, जो अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई करता है वो नॉर्मल मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप क्या होती है, उसमें एक बार क्या लगता है, संकुचन का नियम लगता है, तब वो क्या कहलाता है, अपना आंतरिक गुणनफल कहलाता है, इनर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दीजिए, मैं लिखाता हूँ जो लिखिए, इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए इसमें कि यदि प्रदिशों के बाह्य गुणनफल के पश्चात, यदि प्रदिशों के बाह्य गुणनफल के पश्चात, यदि प्रदिशों के बाह्य गुणनफल के पश्चात, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यदि प्रदिशों की बाह्य गुणनफल के पश्चात प्रदिशों का संकुचन किया जाए, प्रदिशों का संकुचन किया जाए, प्रदिशों का संकुचन किया जाए, तो यह संयुक्त प्रक्रिया, तो यह संयुक्त प्रक्रिया, तो यह संयुक्त प्रक्रिया प्रदिशों का आंतरिक गुणन कहलाती है। तो यह संयुक्त प्रक्रिया प्रदिशों का आंतरिक गुणन कहलाती है। तो यह संयुक्त प्रक्रिया प्रदिशों का आंतरिक गुणन कहलाती है। तो यह संयुक्त प्रक्रिया प्रदिशों का आंतरिक गुणन कहलाती है। ठीक है, लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसके क्या लिखते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लिख लो, ए पी क्यू आर है और सी क्या है अपने पास, सॉरी बी क्या है, म्यू है। एग्जांपल बता देता हूँ कि ये किस टाइप से होगा। तो पहले तो इसका क्या करना है, बाय मल्टीप्लिकेशन यानी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखो किसके इक्वल आएगा, ए बी होता है तो किसके इक्वल आता है, सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी क्यू म्यू है, और यहाँ क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अब दूसरे की बात करें तो दूसरा भी होगा अपने पास। तो दूसरा क्या होगा अपने पास, दूसरा होगा अपने पास कैसी टर्म में, सी पी क्यू म्यू, और साथ में क्या ले लिया, आर ले लिया। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे यदि म्यू इज इक्वल टू मैं क्या मानूँ, आर मानूँ, तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, सी पी क्यू
म्यू म्यू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली डी पी क्यू में। और अपन जानते हैं कि म्यू म्यू से क्या होता है, हट जाए, यानी सी म्यू म्यू की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ केवल क्या रहेगा, डी पी क्यू रहेगा। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल करके लिख लो आप, ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखते हैं कैसे आते हैं। तो ए पी क्यू आर बी म्यू है, देखो ये कैसा है, मिक्सड है, ये कैसा है, कॉन्ट्रा है, ये क्या है, मिक्सड है, ये भी क्या है, मिक्सड है। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा अपने पास, ऐसे होगा। तो ये मेन तो है वो ये है, तो पहले तो क्या हुआ, एक बी था तो उसका सी बन गया, और जो ये थे उसकी जगह ये आ गया। फिर अपन इसका एक क्वेश्चन करते जब आपको अच्छे से पता लगेगा। लिख लिया, चले आगे, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना है तो लिखिए। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो कि प्रदिश ए आई सिद्ध करो कि प्रदिश ए आई तथा बी म्यू, सिद्ध करो कि प्रदिश ए आई तथा बी म्यू का आंतरिक गुणन एक निश्चित राशि होता है। एक निश्चित राशि होता है। देखो तो इसमें क्या प्रूफ करना है, ये वाली चीज प्रूफ करनी है कि इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तो क्या मानना है अपन को, दो टर्म माननी है। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि दो, एक तो बात कर रहा है किसकी, ये कौन सा टेंसर है, कौन सा है, प्रतिचर प्रदिश, यानी कौन सा कॉन्ट्रावेरिएंट, ये कौन सा है, कोवेरिएंट। तो इन दोनों अलग अलग टेंसर है, तो इनका क्या करना है, आंतरिक गुणनफल यानी इनर मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, इनर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो ये कैसे करेंगे, ए आई तथा बी म्यू। तो सबसे पहले आपको दो लाइन लिखनी है, माना कि लिख लो इसमें। तो अपन बात करते हैं कि जो एस निर्देश तंत्र में माना है वो तो क्या माना है, ए आई, तो एस डैश में मैं बात कर लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ ए बार पी। ठीक है, जो बी म्यू है इसमें मैं क्या माना है, बी म्यू माना है, तो इसमें मान लेता हूँ मैं एस डैश बी बार क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट माना है तो इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट मान लिया, इसके कोवेरिएंट माना है तो कोवेरिएंट मान लिया। तो इसमें दो लाइन लिख दीजिए, माना कि एस निर्देश तंत्र में प्रतिचर प्रदिश ए आई है, माना कि एस निर्देश तंत्र में प्रतिचर प्रदिश ए आई है, प्रतिचर यानी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, प्रतिचर प्रदिश ए आई है, तथा एस डैश में प्रतिचर प्रदिश ए बार पी है, तथा एस डैश में प्रतिचर प्रदिश ए बार पी है, तथा एस निर्देश तंत्र में सहचर प्रदिश बी म्यू है, तथा एस निर्देश तंत्र में सहचर प्रदिश कोवेरिएंट टेंसर बी म्यू है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में सहचर प्रदिश बी बार क्यू है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में सहचर प्रदिश बी बार क्यू है। तो देखो इसको सॉल्यूशन करते तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, प्रदिश रूपांतरण समीकरण लिखता हूँ, किसकी, एक की लिखता हूँ पहले तो ए की। तो देखो रूपांतरण समीकरण क्या आएगी, एस डैश की टर्म पहले तो ए बार क्या आएगा, पी, इधर क्या आ जाएगा अपना ए आई। अब देखो ये वाली टर्म है, तो इसका प्रदिश रूपांतरण समीकरण कैसे होगा, कौन सा टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट, पहले बता चुका हूँ कॉन्ट्रावेरिएंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डेल एक्स आई। ठीक है, ये ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार ये तो किसके लिए था, प्रतिचर प्रदिश के लिए, किसके लिए था, प्रतिचर प्रदिश के लिए। अब अपन मैं लिखता हूँ सहचर प्रदिश के लिए, किसके लिए, सहचर प्रदिश के लिए। तो देखो सहचर प्रदिश के लिए क्या आएगा, सहचर प्रदिश के लिए आएगा बी वाली टर्म, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बी बार क्यू इज इक्वल टू, देखो इसको मैं सहचर में कहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, तो डेल एक्स बार क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा है, बी म्यू, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स म्यू। ठीक है, ये वाली टर्म आएगी, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बाय गुणनफल करता हूँ। तो देखो इसका यदि मैं क्या करूँ गुणनफल, तो देखो इसका बाय गुणनफल करने पर
मैंने बोला था कि फर्स्ट सिस्टम में क्या करना है, आउटर मल्टीप्लिकेशन, तो बाय गुणन से, तो ये क्या आ जाएगा ए बार पी, ये आ जाएगा बी बार क्यू। ठीक है, इधर वाली टर्म कैसे होगी अपने पास, डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई, ये हो जाएगा अपने पास डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार क्यू, और इधर हो जाएगा अपने पास ए आई, और ये क्या हो जाएगा अपना बी म्यू। देखो यहाँ तक एक बार चेक कर लो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या किया इसमें, देखो दोनों टेंसर की बात हो रही है, कॉन्ट्रावेरिएंट की भी हो रही है और कोवेरिएंट की भी हो रही है, तो दोनों टर्म यूज में आ रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बस ये रूपांतरण, यदि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको लिखनी आ गई तब तो टेंसर आपके लिए इजी हो जाएगा, और वही समझ में नहीं आती, वही लिखनी नहीं आती, फिर तो आप भूल जाओ टेंसर को। तो देखो यहाँ तक तो मैंने क्या किया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को लगाना है क्या, संकोचन का नियम। तो देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बताओ, कोई हो तो, नहीं है तो चले आगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें लिख लो कि समीकरण 3 में बाह्य गुणनफल से, समीकरण 3 में बाह्य गुणनफल से द्वितीय कोटि की प्रदिश राशि प्राप्त होती है। समीकरण 3 में बाह्य गुणन से द्वितीय कोटि की प्रदिश राशि प्राप्त होती है, अतः प्रदिश रूपांतरण समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि जो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कौन सा होता है, एक्सटर्नल या आउटर। तो आउटर के लिए मैंने क्या कर लिया, ये दोनों टर्म का क्या कर दिया, बाह्य गुणनफल कर दिया। अब अपन जानते हैं कि जब आउटर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैंने बताया था पहले भी कि जब बाह्य मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी का होगा, तो नई टर्म आ जाती है सी किसके इक्वल होती है, इसके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अतः प्रदिश रूपांतरण समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो वो मैंने आपको वर्ड में लिखा दिया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये किस में बन जाएगा, सी बार पी क्यू, इधर क्या बनेगा, डेल एक्स पी डेल एक्स आई डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार क्यू, और यहाँ बन जाएगा अपने पास, ये भी सी में कन्वर्ट होगा तो सी म्यू आई म्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना तो क्या हुआ, अपन ने केवल मल्टीप्लिकेशन किया है, कौन सा, आउटर वाला। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है संकुचन का नियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉ। क्या करना है, संकुचन का नियम। तो संकुचन का नियम मैं सबसे पहले लगा देता हूँ क्या, आई इज इक्वल टू क्या लगा देता हूँ, म्यू। तो एक बार नियम लगाता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी बार पी क्यू इज इक्वल टू, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डेल एक्स बार है, तो डेल एक्स बार क्या है अपने पास, पी, तो पी रह जाएगा, डेल एक्स क्या है, आई है, तो आई रह जाएगा, और फिर क्या है अपने पास, डेल एक्स म्यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, और डेल एक्स क्या हो जाएगा अपना क्यू। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, सी आई, म्यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अपन को क्या प्रूफ करना है, इनवेरिएंस प्रूफ करना है। दोनों टर्म को क्या करना है, वन प्रूफ करना होगा। एक टर्म तो वैसे ही वन बन रही है, तो देखो सी बार पी क्यू, इसको एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ डेल एक्स बार पी डेल एक्स क्यू, यहाँ पे बार आ रहा है क्या, यहाँ पे बार है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बार, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स आई और डेल एक्स आई। ठीक है, तो ये बन जाएगा सी आई आई। अपन जानते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या होती है, डेल आई, आई क्या होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा सी बार पी क्यू डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार क्यू, यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू वन और सी आई आई। अब अपन जानते हैं कि इनवेरिएंस प्रूफ करने के लिए ये भी हटना चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, एक और क्रोनिकर डेल्टा लगाना पड़ेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ क्रोनिकर डेल्टा से इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल बार होगा, वो क्या होगा, P और Q हो, तो वो कब बन आएगा, जब P इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा, और जीरो कब आएगा, जब P नॉट इक्वल टू Q होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा अपने पास सी बार पी क्यू, तो सी बार पी क्यू ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा, देखो जब P इज इक्वल टू Q करोगे, तो P इज इक्वल टू Q करना है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो P इज इक्वल टू Q किया, तो Q की जगह भी क्या आ जाएगा अपना P आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा डेल एक्स बार पी, और इधर क्या आ जाएगा डेल एक्स बार पी,
और ये क्या आ जाएगा, सी आई आई पहले से है ही, और ये क्या बन जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा से डेल बार पी पी सी आई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा सी बार क्या बन जाएगा इनवेरियंस। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये क्या हो गया अपना इनवेरियंस प्रूफ हो गया। ये पी पी है, शायद वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो टर्म ध्यान रखना जो मैंने बोली है। तो कैसा लग रहा है टेंसर का चैप्टर, सही है क्या, समझ में आ रहा है तो वापस रिप्लाई ज़रूर करना मैसेज करके कि कैसा लग रहा है। टेंसर में कोई डाउट, इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो। देखो ये बात ऐसी, नोट्स तो बहुत जगह मिल जाएंगे, पर ये ऐसे समझना नोट्स में मुश्किल काम है। ऐसे नोट्स में समझ नहीं आएंगे क्या 1 कर लिया और क्या 0 कर दिया और पता ही नहीं लगेगा। इसलिए नए स्टूडेंट को भी बोलो कि नोट्स के भरोसे ना रहे। फीस बहुत कम है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, ज्वाइन करें ऐप को। क्योंकि अब आपको डिग्री के जो परसेंटेज बनाने हैं वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बेस पे बनाने हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कोरोना के चक्कर में आपका लेस हो गया वैसे भी। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, एक मैं कराऊंगा। लिख दिया, तो चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो कि
सिद्ध करो कि ए म्यू बी न्यू और सी म्यू न्यू का बाह्य गुणनफल बाह्य गुणन से क्रोनिकर डेल्टा गुणधर्म से क्रोनिकर डेल्टा गुणधर्म से यह एक इनवेरिएंस होता है। इनवेरिएंस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इनवेरिएंस प्रूव करना है। तो देखो थोड़ी कोशिश आप कीजिए सबसे पहले, तो फिर मैं कराता हूँ इसको। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रूफ करना है कि अपने पास जो टेंसर है कौन सा दे रखा है, जो ए म्यू है, ये तो कौन सा है? कॉन्ट्रावेरिएंट। ये कौन सा है? कॉन्ट्रावेरिएंट। ये कौन सा है? कोवेरिएंट। तो अपने पास तीनों टेंसर की टर्म में अलग अलग ए म्यू, बी न्यू और सी म्यू। तो ये तो किस में दे रखी है अपन को? ये दे रखी है अपन को किस में? एस निर्देश तंत्र में। तो सबसे पहले अपन को एस निर्देश तंत्र में भी टर्म माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले एस डैश निर्देश तंत्र में जो टर्म मान लेते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं ए बार आई। दूसरा इसमें हो गया जाएगा, एस में हो जाएगा अपना ए म्यू इसके लिए, ठीक है। यदि बी के लिए मानूँ तो एस डैश के लिए क्या मानूँ? बी बार जे मान लूँ, इसका एस क्या हो जाएगा? बी न्यू हो जाएगा। ऐसे ही अपन सी वाली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आई जे आ जाएगा, ठीक है। यानी सी वाली टर्म में यदि एस डैश मान लूँ तो ये क्या आ जाएगा? सी आई जे सी बार, और ये क्या आ जाएगा अपने पास जो लिखा है एस में, वो क्या आ जाएगा? सी म्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? प्रदिश रूपांतरण समीकरण लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? प्रदिश रूपांतरण समीकरण। तो देखो सबसे पहले ये तो आपको आ गया होगा कि ये कैसे लिखना है। कोई भी, ये जरूरी नहीं कि मैंने आई जे के माना है तो आप भी आई जे के ही मानो, कुछ भी टर्म मान सकते हो, पी क्यू आर भी मान सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये तीन टर्म थी, उसको मैंने क्या लिया? तीनों टर्म को एस डैश में मान लिया। अब अपन को क्या लिखना है? ये आप वर्ड में लिख लेना कि एक प्रदिश के लिए क्या है? प्रतिचर प्रदिश के लिए जो एस डैश निर्देश तंत्र में टर्म है वो ए बार आई है, एस में क्या है? ए म्यू है। ये भी प्रतिचर प्रदिश के लिए एस डैश में क्या है? बी बार जे, और ये क्या है? न्यू है। ऐसे ही ये वर्ड थ्योरी बना के आप 2 लाइन लिख लेना। अब प्रदिश रूपांतरण समीकरण किसके लिए? ए के लिए, यानी प्रतिचर प्रदिश ए के लिए, ए के रूपांतरण समीकरण से तो देखो ये क्या आएगा अपने पास? ए बार आई इज इक्वल टू क्या है? ए म्यू है, और ये क्या आएगा? डेल एक्स बार आई और डेल एक्स म्यू, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। इसी प्रकार बी के लिए करेंगे तो इसी प्रकार प्रतिचर प्रदिश किसके लिए? बी के लिए। तो बी के लिए क्या आ जाएगा अपने पास? ये क्या है? बी बार जे है, तो बी बार जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स न्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बी न्यू है, ठीक है। ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि तीसरे की लिखे तो तीसरा लिख सकता हूँ। तीसरा क्या है? सी आई जे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रतिचर, ये कौन सा है? प्रतिचर नहीं है, कौन सा है? सहचर, यानी कोवेरिएंट है। पहले तो क्या करनी है? तीनों की इक्वेशन लिखनी है। तो सहचर प्रदिश के लिए, तो सहचर प्रदिश के लिए क्या होगा अपने पास? सी बार आई जे इज इक्वल टू, ये कैसे लिखना है? जो नीचे तो नीचे, तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, और ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी म्यू न्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल एक्स म्यू। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्या की है मैंने? तीनों की केवल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी है। बताओ जल्दी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? होनी नहीं चाहिए वैसे। ये क्या किया मैंने? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? देखो इसका क्या कह रहा है? ये बाह्य गुणन करना है, यानी तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका, इसका और इसका। तो बाह्य गुणनफल करने पर या बाह्य गुणन करने पर, तो देखो बाह्य गुणन से क्या क्या टर्म आएगी अपने पास? ए बार आई, दूसरा आ जाएगा बी बार जे, तीसरा आ जाएगा सी आई जे, ठीक है।
इज इक्वल टू जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, देखो एक तो आएगी डेल एक्स बार आई, डेल एक्स म्यू और ए म्यू, ठीक है। दूसरा जाएगा, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, ये तीनों टर्म एक साथ लिख लेता हूँ, डेल एक्स बार जे और डेल एक्स न्यू, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, ये दो टर्म है तो डेल एक्स क्या आ जाएगा म्यू, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स न्यू और डेल एक्स जे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना देखो ए म्यू हो जाएगा, बी न्यू हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा म्यू न्यू, ठीक है। अब देखो एक एक ये क्या फर्स्ट ऑर्डर की थी, अब ये क्या बन गया अपना फोर्थ ऑर्डर का बन गया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ तो ए बार आई जे, बी बार जे नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सी बार आई जे। इनवेरियंस प्रूफ करना तो ये सब टर्म हट जानी चाहिए, तो जो हट रही है वो तो हटा दो, तो ये क्या बचेगा देखो डेल एक्स बार आई, तो डेल एक्स बार आई इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने बाहर नहीं लगाया क्या, क्योंकि ये यहाँ भी बाहर आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, इसमें भी बाहर आएगा तो ये भी बाहर आएगा। ये क्या हो जाएगा डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स न्यू जे आ जाएगा, डेल एक्स म्यू की जगह अपॉन में डेल एक्स म्यू आ जाएगा, और डेल एक्स न्यू की जगह अपॉन में क्या आ जाएगा डेल एक्स न्यू। ये क्या हो जाएगा ए म्यू, बी म्यू और सी म्यू। अब ये क्या कह रहा है, इनवेरियंस है, इनवेरियंस यानी ये सब टर्म क्या हो जाएगी 1, यानी क्रॉनिकल डेल्टा से क्या क्या बन गया देखो, यहाँ पे बन गया अपना ए बार आई, बी बार जे, सी बार आई जे इज इक्वल टू डेल बार आई आई, ये बार तो डेल बार जे जे, डेल म्यू म्यू और डेल न्यू न्यू, और ये बनेगा अपने पास वही। तो क्रॉनिकल डेल्टा से इनकी वैल्यू सबकी क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा ए बार आई, बी बार जे और सी आई जे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे 1, और ये हो जाएगा ए म्यू, बी न्यू और सी म्यू न्यू। तो ये आ जाएगा अपना ए बार आई, बी बार जे, देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम, तो ये अपना क्या हो गया इनवेरियंस प्रूफ हो गया, तो ये हो गया अपना इनवेरियंस प्रूफ। लिख दीजिए फटाफट, फिर एक होमवर्क, फिर आप नए टॉपिक पर बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना। हो गया, तो चले आगे, लिख दिया होगा अब तक तो मैं क्वेश्चन आपका होमवर्क लिख लेता हूँ, यही ऊपर लिखने आप लिखिए। होमवर्क क्या है वो मैं आपको लिख बता देता हूँ। सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदेश
सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदेश ए म्यू न्यू ईटा तथा बी थीटा फाई और साई है, बी थीटा फाई और साई है, तो द्विसंकुचन के लिए सारणिक रूप में होता है। तो द्विसंकुचन के लिए सारणिक रूप में होता है। यह आपका होमवर्क है, देखो एक बार इसको सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदेश ए म्यू न्यू ईटा तथा दूसरा दे रखा है बी थीटा फाई और साई। तो इसमें 2 बार क्या करना है आपको, कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, 2 बार संकोचन लगाना है। तो उसके लिए क्या होता है, सारणिक रूप में होता है। इस सारणिक रूप का मीनिंग क्या हो गया, देखो आप प्रूफ कर लोगे, पर ये सारणिक रूप कैसे आएगा वो बताओ। सारणिक रूप कैसे आएगा। सारणिक यानी आप तो डिटर्मिनेट समझोगे इसको, ठीक है। तो डिटर्मिनेट की फॉर्म में ऐसे आएगा, इसमें ऑर्डर से आता है। ये क्या आता है, एक नोट करके इसके साइड में लिख लेना कि यदि आपका ऑर्डर क्या है, 0 है, क्या है आपका ऑर्डर 0 है, तो वो क्या होगा, हमेशा निश्चित होगा, इनवेरिएंस होगा। क्या होगा, निश्चित होगा, इनवेरिएंस होगा। यदि आपका ऑर्डर क्या है, 2 है, क्या है ऑर्डर 2 है, तो ये क्या होगा आपका सारणिक होगा या डिटर्मिनेट होगा। नोट बना के कई साइड में लिख लेना कि जब भी किसी का ऑर्डर यानी जो लास्ट का इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें यदि 0 ऑर्डर आ जाए तब तो वो क्या होगा, इनवेरिएंस होगा। यदि 2 ऑर्डर आ जाता है तो वो कैसा होगा, डिटर्मिनेट की फॉर्म में होगा, सारणिक की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये दोनों नोट बना के लिख लो, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है और ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले एच डैश में इसकी टर्म मानी, फिर इसकी एच डैश में मान ली और इसको 2 बार संकुचन के लिए सॉल्व करना है। तो आपका 2 सारणिक यानी 2 ऑर्डर यानी अवकलज की जो आंशिक पार्शियल डिफरेंशियल की टर्म है वो कितनी आएगी, टोटल 2 टर्म आएगी। तब ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कर दिया तो चले आगे। लिख दिया, इसको होमवर्क लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। जल्दी से लिख दो। ठीक है, लिख दिया हो तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपन नए टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आज के में तो क्या था, केवल क्वेश्चन ही थे और आंतरिक गुणनफल था। तो यही अपना टॉपिक था। अब अपने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अपन उस पर बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।